गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप चैप्टर रीड कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 है आपका। तो यहाँ पर आपने देखा था शॉक थेरेपी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ हम जो देखेंगे वो शॉक थेरेपी से जो भी कंसिक्वेंसेस थे उसके, जो भी उसके परिणाम आए, उनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आज आपका टॉपिक भी यही है और यही हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो देखिए, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। देखिए, 1990 में जो यूएसएसआर का विघटन हुआ था, तो जो शॉक थेरेपी थी, ठीक है, जनता को उस जनता के उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं लेके गई जिसका उसने वादा किया था। मीन्स जो लोगों की एस्पिरेशंस थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उन्हें फुलफ़िल नहीं किया गया। जो उनसे प्रॉमिस किया गया था वह कंप्लीट नहीं किए गई, ठीक है। फिर कहता है कि अमूनन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है वह तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। क्लियर हो गया। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। यदि रशिया की बात करें तो जो वहाँ का औद्योगिक ढांचा था वह चरमरा उठा, तिलमिला उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया था। देखिए, यहाँ हम देखते हैं कि 90% जो उद्योग हैं, ठीक है, उनको निजी हाथों में कंपनियों को बेचा गया। दैट मीन्स वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया गया, ठीक है। जो सरकारी उद्योग थे उन्हें निजी कंपनियों के या निजी हाथों में सौंप दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। देखिए, जो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जो 90% जो इंडस्ट्री थी वो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजी कंपनियों को वह सौंप दिया गया। यह जो कार्य है यह सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि कुछ निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की कुछ ताकतें थी जो ऐसा कर रही थी। इसी की वजह से जो रशिया के उद्योग थे, उन सभी उद्योग जो ये कदम उठाया गया था उसका ये कदम मटियामेट मतलब एक तरह से वहाँ के इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल ही खात्मा करने वाले साबित हुए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रास सेल मतलब जो वहाँ पर सेलिंग हुई थी इंडस्ट्रीज़ की, इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। देखिए, जो बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उनके जो दाम थे, उनकी जो कीमत थी वह कम आंकी गई थी। औने पौने मतलब जो भी दाम उन्हें उस टाइम पे मिला उसी दाम पर उन्हें बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे कि इस बिक्री के अंदर जो सभी नागरिक हैं वह भाग ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। देखिए, जो अधिकार पत्र, ठीक है, अधिकार पत्र होते हैं बेटा वाउचर्स, ठीक है, वाउचर्स उन्हें दिए गए थे। उसका रीज़न यहाँ पर सबसे बड़ा क्या था, वहाँ के प्रत्येक सिटीज़न को मिले थे। उसका रीज़न यहाँ पर सबसे बड़ा ये था कि मतलब लोग भी उस जो सेलिंग हो रही थी उसमें परचेजिंग करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए जो कालाबाजारी थी उन्होंने उसको सेल कर दिया। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। देखिए, जैसे इंडिया की जो मुद्रा है वह रुपया है, ठीक है, इसी तरीके से रशिया जो कंट्री है, रूस जो देश है, उसकी जो करेंसी है बेटा वो क्या है, रूबल है। तो यहाँ पर यह कहता है कि जो रूबल थी उसकी जो, देखिए, जब किसी भी कंट्री की मुद्रास्फीति की वहाँ पर सिचुएशन हो जाती है तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वहाँ की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से जो रशिया था वहाँ पर मुद्रा रूबल में मतलब काफ़ी गिरावट आई थी। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही, जो उनकी सेविंग्स थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। आगे देखिए,
सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो वहाँ पर सामूहिक खेती थी उसे ख़त्म कर दिया गया और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। जो रशिया है उसने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। देखिए किसी भी कंट्री की यदि मैं वहाँ के डेवलपमेंट की बात करूँ तो वहाँ की जो जीडीपी होती है, ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है बेटा? जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है जीडीपी का मतलब? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और हिंदी में आप इसी जीडीपी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि जब 1989 की बात करूँ तो उसके कंपैरिजन में यहाँ की जो इकोनॉमी थी वह काफ़ी डाउन चली गई थी। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। देखिए जो यहाँ पर पुरानी व्यवस्था थी वह यहाँ समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उससे बेटर यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं था। समाज कल्याण की पूरी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर जो लोग हैं गरीबी में पड़ गए थे और मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया था और अकादमिक बौद्धिक जो जिनको नॉलेज थी, ठीक है, वो जो जुड़े लोग थे या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया और पूर्व सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों और खासकर रशिया में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। ठीक है, ये कह सकते हैं कि अमीर और जो गरीब लोग थे उनके बीच एक गहरी खाई उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं, देखिए आर्थिक बदलाव पर यहाँ पर आर्थिक बदलाव को ये कह सकते हैं कि इसी पर ध्यान दिया गया था और इसी को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। देखिए यहाँ पर जो ध्यान दिया गया था, जो यहाँ पर फोकस था वह इकोनॉमी के ऊपर था क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन जा चुकी थी, लेकिन इस तरीके का जो ध्यान था वह लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण पर नहीं दिया गया था। इस तरीके की प्राथमिकता उन्हें नहीं दी गई थी। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए थे। रशिया सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया था। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो जो हमारी कार्यपालिका है, हमारी कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन रशिया सहित जो अधिकांश देश थे वहाँ पर कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को बनाया गया था और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई थी। फलस्वरूप संसद जो है वह अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गई। मिसाल के तौर पर यहाँ पर यदि हम देखें तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान राष्ट्रपतियों ने 10-10 वर्षों के लिए अपने इस पद को बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया था। देखिए एक बार यदि उन्हें चुनाव हो गया था तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर पहले उनका जो कार्यकाल था वह 10 ईयर तक उन्होंने अपना रखा और फिर उसके बाद इसी सीमा को तो समय सीमा को अगले 10 साल तक भी बढ़ा दिया। इन्हीं राष्ट्रपति ने अपने फैसलों से असहमति और विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी बाकी था। फिर देखिए रशिया सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। आज़ादी इन्हें कब मिली थी बेटा? 1990 में मिली थी, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था। और इनकी जो इकनॉमी थी वो कब इम्प्रूवमेंट होने लगी? 2000 के बाद 10 साल जब इनको आज़ादी मिले हुए थे तब इनकी इकनॉमी जो है, इनकी आर्थिक स्थिति उभरने लगी। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण क्या था कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। ठीक है, ये इन चीज़ों का क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे। रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से
तेल की पाइपलाइन गुजारने के कारण फ़ायदा हुआ, इस एवज में इन्हें किराया मिलता था। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। देखिए अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स बुक ओपन करें और सेकंड चैप्टर निकालें बेटा। सेकंड चैप्टर यहाँ हम देखेंगे। देखिए कल हमने पढ़ा था शॉक थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के जो परिणाम थे आज हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो निकालिए अपना टॉपिक, सेकंड चैप्टर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द 1990 डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रोमिस्ड यूटोपिया ऑफ मास कंजप्शन। ये कहता है कि जो शॉक थेरेपी थी जिसे 1990 में अपनाया गया था, जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले जा सकी जिसने जो कि उसने उससे वादा किया था, जो उसने उससे प्रॉमिस किया था। जनरली इट ब्रॉट रूइन टू द इकोनॉमी। सामान्यतः ऐसा हुआ कि इसने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया। एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन, और एक संकट जो है वह यहाँ की प्रत्येक क्षेत्र के लोगों पर आ गया था। इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड। ये कहता है कि रशिया की यदि हम बात करें तो जो वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र था ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, गिर चुका था। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज। यहाँ पर ये कहता है कि लगभग जो 90% इंडस्ट्रीज हैं वर पुट फॉर सेल, वो सेल के लिए रखी गई टू प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनीज, जो निजी कंपनियाँ थी या जो निजी व्यक्ति थे उनको सेल के लिए रखी गई। सिंस द restructuring was carried out through the market forces not by the government direct industrial policies। ये कहता है कि जो यहाँ पे ये रीस्ट्रक्चर हो रहा था was carried out through the market forces, मार्केट में जो लोग थे उनके बल पर हो रहा था, ना कि गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार। इट लीड टू वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्रीज, और इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कंप्लीटली यहाँ पर डिसअपीयरेंस हुआ इंटायर इंडस्ट्रीज़ का। दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री, और इसी मतलब हिस्ट्री में सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैरेज सेल कहा जाता है। एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यूड, और जो महत्वपूर्ण जो उद्योग थे वो अंडर वैल्यूड हो गई, उनकी कीमतें कम हो गई। एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस, और जो भी प्राइसेस मिले उन्हीं प्राइसेस पे उन्हें सेल कर दिया गया। तो ऑल द सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू द पार्टिसिपेट इन द सेल्स, और इसीलिए जो सभी सिटीजन्स थे उस कंट्री के उन सभी को वाउचर्स दिए गए थे इस सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए। मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स, ज़्यादातर जो सिटीजन्स थे उन्होंने अपने वाउचर्स को सेल कर दिया इन द ब्लैक मार्केट, ब्लैक मार्केट में। बिकॉज दे नीडेड द मनी, क्योंकि उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। द वैल्यू ऑफ द रूबल, रूबल इज़ द करेंसी ऑफ द रशिया, ठीक है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपया है, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रशिया है, रशिया की करेंसी रूबल थी और उसकी जो वैल्यू थी वो काफ़ी नीचे चली गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। एंड द रेट ऑफ द इन्फ्लेशन वॉज सो हाई, और इन्फ्लेशन की जो रेट थी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग, और इसी वजह से जो लोग थे उनकी जो सेविंग्स थी वह भी ज़्यादातर जा चुकी थी। द कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कलेक्टिव फॉर्म थे, जो कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम था, सामूहिक रूप से जो फार्म वगैरह चल रहे थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, उनका विघटन हो गया था, और इसी वजह से लोगों को फूड की सिक्योरिटी भी मतलब उसकी कमी भी महसूस हो रही थी। एंड रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट फूड, और रशिया ने खाने को इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वट इट वॉज इन 1989। रशिया की जो उस टाइम पे जीडीपी थी वह 1989 के कंपैरिजन में 1999 में काफ़ी गिर गई थी। एंड द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, और इस तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर था ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस,
फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है, द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। और यहाँ देखिए जो पुराना सिस्टम था सोशल वेलफेयर का वो पूर्णतः डिस्ट्रॉय हो चुका था। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़, और जो गवर्नमेंट ने अपनी सब्सिडीज़ को विड्रॉ कर लिया था, पोस्ट लार्जर सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। और इस तरीके से जब उन्होंने अपनी सब्सिडीज़ को पुश किया तो काफ़ी बड़ा वर्ग समाज का पॉवर्टी में चला गया, गरीबी रेखा में चला गया। एंड द मिडिल क्लासेस वर पुश टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी, और मिडिल क्लास के जो लोग थे वो भी हाशिए पर आ गए थे समाज में। एंड द एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड, या तो वो डिसइंटीग्रेट हो गई या माइग्रेट हो गई, दूसरी जगह पर चले गए। ए माफिया एमर्ज्ड, एक माफिया उभर कर सामने आया इन मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में। एंड स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और उन्होंने मतलब काफ़ी गतिविधियों पर नियंत्रण किया। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़, और प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ नई भेदभाव जो थे, डिस्पैरिटीज़ थी वो सामने आई। पोस्ट जो सोवियत स्टेट्स थे जैसे कि स्पेशली जो रशिया है पर डिवाइडेड वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन, वह गरीब और अमीर रीजन में डिवाइड हो गया। अनलाइक द अर्लियर सिस्टम, पहले का जो सिस्टम था, देयर वर नाउ ग्रेट इकोनॉमी इनइक्वलिटी बिटवीन द पीपल। अब जो यहाँ पर लोगों में काफ़ी मतलब इनइक्वलिटी आ गई थी। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन एंड प्रायोरिटी एज द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए जो कंस्ट्रक्शन था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, वॉज नॉट गिवन द सेम अटेंशन, उसके ऊपर इस तरीके से मतलब सेम अटेंशन नहीं रही थी। प्रायोरिटी एज द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो किसको दी गई थी, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि जैसा मैंने आपको क्लियर किया कि जो यहाँ की इकोनॉमी थी वो काफ़ी डाउन चली गई थी। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दिस कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन हरी, एंड मोस्ट इंक्लूडेड इन रशिया हैड ए स्ट्रॉन्ग executive president with the widest possible powers that rendered elected पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक। और यहाँ पर ये कहता है कि जो ऐसी कंट्रीज़ थी उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह काफ़ी जल्दबाजी में बनाया गया था, और ज़्यादातर जैसे कि मैं रशिया की भी यदि यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ की जो कार्यपालिका है वह प्रेसिडेंट के हाथ में थी, और उसके पास जो पावर थी वह काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट था वहाँ जो वो काफ़ी वीक पड़ गया था, काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इन सेंट्रल एशिया की यदि मैं यहाँ बात करूँ, द प्रेसिडेंट हैड ग्रेट पावर, सेंट्रल एशिया में भी प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती थी। एंड सेवरल ऑफ देम बिकम वेरी अथेरेंटेन। और फिर उसके बाद देखिए फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ, देखिए तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान की यदि मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो उन्होंने अपने आप को अपॉइंट किया पहले 10 साल के लिए, एंड देन एक्सटेंडेड इट्स फॉर अनदर 10 ईयर, और उन्होंने फिर अपने टाइम ड्यूरेशन को 10 साल और बढ़ा दिया। दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन, उन्होंने मतलब कि जो उनके विपरीत थी, ठीक है, जो इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं थी या जो उनके विपक्ष में थे उसके लिए उन्होंने अलाउ नहीं किया। ए जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वॉज येट, यहाँ पर एक जुडिशियल कल्चर था, एक न्यायिक संस्कृति प्रक्रिया थी, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जैसे कि जुडिशरी किसी पर डिपेंड नहीं थी, वो येट अभी तक था। टू बी एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ दीज इकनॉमी स्पेशली रशिया स्टार्टेड रिविंग इन 2000 10 ईयर्स आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस। ज़्यादातर यदि हम इन कंट्रीज़ की बात करें जैसे कि रशिया थी, उनकी जो इकनॉमी है वह किस टाइम पे बढ़ी थी, लगभग जब उन्हें आज़ादी मिली हुई 10 साल हो गए थे। द रीज़न फॉर द रिविवल ऑफ द फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकनॉमी वॉज एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो इनकी इकनॉमी थी जो उभरी थी उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि एक्सपोर्ट करते थे। किस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, कुछ इनकी नेचुरल रिसोर्सेज थे लाइक द ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। अजरबैजान, Kazakhstan, Russia and Turkmenistan and Uzbekistan are a major oil and gas producer. Other countries have gained
बिकॉज ऑफ द ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस देयर टेरिटरीज फॉर विच दी गेट रेंट। और कुछ जो कंट्रीज़ थी उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि जहाँ से ये पाइपलाइन क्रॉस करती थी उन क्षेत्रों को रेंट दिया जाता था। एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ रिस्टार्टेड। और इस तरीके से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम था वो दोबारा से स्टार्ट हुआ था, रीस्टार्ट हुआ था। क्लियर हो गया आपको यहाँ से इतना? ठीक है, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो कल करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स है। क्लियर?